नमस्कार, द राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और द राइट कन्वर्सेशन में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं किंग्सी भारती जी से। किंग्सी भारती एक जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एक्टर और उसके साथ साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन APMCC। तो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो इनके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं किंग्सी भारती जी से। किंग जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि 2 बार आपकी डेलीगेशन हमारे ऑनरेबल LG से मिलने गई, तो आप उसके बारे में बताइए, वो मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए, हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो निकाला गया था वो 2010 में जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, उसमें PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के काफ़ी इश्यूज़ थे और उनके प्रमोशंस के इश्यूज़ थे, उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स के इश्यूज़ थे और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का इशू था। तो वो सारे इश्यूज़ देके हम लास्ट टाइम जब LG साहब आए थे तो उनसे हम मिले राजभवन में, हमारा एक डेलीगेशन मिला और हमने एक पूरा एक मेमोरेंडम दिया उनको। तो उसके बाद अभी रिसेंटली राजभवन से हमारे पास से कम्युनिकेशन आया था कि वो कुछ और क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं और साथ में कुछ इश्यूज़ जो थे, जो पिछली बार ऑनरेबल LG साहब ने कहा था कि वो उन पे एक्शन लिया जाएगा, तो उन पे कुछ चीज़ों पे एक्शन नहीं हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने बुलाया था। तो हमारा डेलीगेशन विनोद पंडित जी के सदारत में हम लोग मिले थे और उसमें हमने सारे इश्यूज़ फिर से रखे एक बार। तो गवर्नर साहब ने कहा है उस पर कि बहुत जल्दी एक्शन होगा और उसमें से कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे काफ़ी जल्दी एक्शन होने की उम्मीद है। जी जी। उसके साथ साथ किंग्सी भारती जी, आपने अभी एक आर्टिकल भी लिखा, उस आर्टिकल के बारे में बताइए। देखिए, आर्टिकल में जो मैंने लिखा था अभी रिसेंटली, वो एक कश्मीर के एक न्यूज़पेपर में आया था, माउंटेन वैली कश्मीर। उसमें मैंने लिखा था ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से एक हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं PM पैकेज एम्प्लॉइज़ को। और उसका बेसिक मुद्दा ये है कि आप 2010 से अगर आप देखेंगे, 2010 से ही एक ब्यूरोक्रेसी में एक सेक्शन है, एक खास सेक्शन है जो हमेशा से इन एम्प्लॉयज़ के स्मूथ फंक्शनिंग में कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करता है उनको, ताकि वो डिस्करेज हो जाए और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ ना आए। और मुझे लगता है कि इसका एक पॉलिटिकल पीछे एक बैकग्राउंड भी है, जिसमें क्योंकि आप जानते हैं अभी तो हमारा जो राज्य है वो यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन इससे पहले जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में भी एक सेक्शन था जो हमेशा से ये चाहता था कि जो कश्मीरी पंडित जो है वो वापस किसी तरीके से ना आए। जबकि अगर आप देखेंगे कि जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है या वहाँ के लीडरशिप है या इवन सेपरेटिस्ट लीडरशिप है, तो उनमें भी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो कभी ये कहेंगे कि हम कश्मीरी पंडित को वापस नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग बेसिकली जो कश्मीरी पंडित है वो वहाँ का ओरिजिनल अबॉरिजिनी है, वो वहाँ का ओरिजिनल रेजिडेंट है। तो इसलिए वो एक इस तरह का बयानबाजी हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन फिर भी जो मतलब जिसको हम कहते हैं वो बैकग्राउंड में जो काम बैक स्टेज जो जैसे काम करते हैं, वो एक बैक स्टेज एक बहुत बड़ी एक लॉबी है जो नहीं चाहती कि ये सब हो जाए, क्योंकि उनको लगा था 2010 में कि शायद हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैकेज दिया है तो कश्मीरी पंडित शायद वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि कश्मीरी पंडित जो यूथ था उन्होंने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद जो बाकी जो बचे हुए एम्प्लॉयमेंट पैकेज था उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, तो उनको एक परेशानी होने लगी। उनको लगने लगा कि जो हमने यहाँ पर एक ग्रिप बनाई थी अपने कश्मीर में, या उसमें मैं लैंड माफिया की भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि लैंड माफिया भी एक बहुत बड़ा माफिया है जो सक्रिय है वहाँ पे, जो जिन्होंने हमारे मंदिरों पे एनक्रोचमेंट की है, हमारे जो घर हैं उन पे एनक्रोचमेंट की है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग वापस आए। और उसी सेक्शन का एक हिस्सा है एक ब्यूरोक्रेसी। जबकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है, जिसमें कुछ बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब तो कुछ गवर्नर साहब के एडवाइज़र्स भी हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमेशा और बहुत मतलब एनकरेज किया है इस चीज़ को। लेकिन जो डाउन द लाइन जो चीज़ होती है, चाहे वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो या फिर कोई क्लर्कल स्टाफ हो, कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऐसा पाया जाता है जो हमेशा इस बात का यकीन करता है कि इनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी की जाए, क्रिएट की जाए। अब जो आर्टिकल मेरा बेसिक था उसका एक पर्पस भी था
अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट्स कुछ लगे थे, जो हमने लास्ट टाइम हम यहाँ जब बात कर रहे थे उस वक्त भी बात हुई थी, तो उसमें जो हम गवर्नर साहब से पिछली बार मिले थे तो हमने उनके सामने ये इशू उठाया था कि जूनियर असिस्टेंट्स की जो रिक्रूटमेंट हुई उनमें एक इन्होंने एक लैक्यूना ढूंढा कि भाई आपका जो टाइप टेस्ट है या कंप्यूटर जो डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट के पास खुद ये एक मैकेनिज्म नहीं है कि वो किस से रिकॉग्नाइज्ड हो। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कि वो इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स का या टाइप इंस्टीट्यूट्स का कोई रजिस्ट्रेशन करे। लेकिन हमारे बच्चे जो है जिन्होंने टाइप टेस्ट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया है, रिटन टेस्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है और अच्छे मतलब जो टाइपिस्ट भी है, अच्छी मतलब कंप्यूटर नोइंग लोग हैं, उनको एक मतलब खास वो हर्डल क्रिएट कर दिया गया, नहीं जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं देंगे। जी, अभी सुनने में आया है कि जो अभी एक लिस्ट आई थी 3 महीने पहले जूनियर स्टूडेंट्स की, उसमें कुछ 32 कैंडिडेट हैं जिनकी अभी भी हर्डल्स आ रहे हैं, उनको अभी भी वो अपॉइंटमेंट लेटर उनकी पोस्टिंग नहीं की गई, अभी तक रोक दिया गया है, जबकि उनका ये कहना है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कुछ, उसके बाद उनको कश्मीर में रेंट पे रहना पड़ रहा है, होटल्स में रहना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें। और अगर ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनको प्लेसमेंट नहीं हुई, तो कब उनकी बाकी वेरिफिकेशन होगी, कब फिर जाके उनकी सैलरी रिलीज होगी, तो बहुत टफ टाइम है। इसका जो आपने बात की इसी के बारे में बताऊंगा आपको कि ये जूनियर असिस्टेंट्स की जो लिस्ट है ये कम से कम 1 साल पहले इशू हुई थी, जो JKSSB के जब उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया उसके बाद जो 28 अप्रैल 2020 को ये लिस्ट इशू हुई थी। अब आप देखिए 3 महीने पहले उनको कुछ लोगों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट्स मिली या कुछ लोगों को वहाँ ज्वाइनिंग करवाई गई, तो पिछले 8 महीने एक तो पहले उन्होंने वेस्ट कर दिए। और उसमें जो मेन जो अगर मैं कहूँगा उसमें जो मेन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे RDD है, ये अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है और 1-2 डिपार्टमेंट्स और PHE डिपार्टमेंट है, जिन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को लटकाए रखा। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये चीज़ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर 29 अप्रैल 2021 तक कंप्लीट नहीं किया गया तो ये लिस्ट जो है लीगली लैप्स हो जाएगी। ओके 1 साल के बाद इनका लैप्स हो जाएगी, यानी कि आपने इतने कैंडिडेट्स का करियर जो है स्टेक पे लगा दिया। अब इस वक्त उन कैंडिडेट्स की फ्रस्ट्रेशन का आप आलम जान सकते हैं कि जिनको पिछले कुछ लोग तो उसमें से पिछले 3-4 महीने से काम भी कर रहे हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही और साथ में एक तलवार लटकी हुई है कि उनको ऑर्डर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब यही बात जो है हमने अभी रिसेंट परसों जो हमारा डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिला, हमने ये फिर से उठाया क्योंकि इसके साथ जूनियर इंजीनियर्स का भी एक इशू है जिनको प्रमोशंस नहीं दी जा रही हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि अगर ये अगले 7-8 दिन में नहीं हुआ तो ये जो लिस्ट लैप्स हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट वो कहेगी कि अब ये लीगल प्रॉब्लम होगी, या तो इनको री एडवर्टाइज करना पड़ेगा या फिर इनको नया कुछ ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए हमने LG साहब से भी अपील की और मेरे आर्टिकल का भी वही मेन मकसद था कि ये जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं और जिसमें कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं या एडवाइजर्स हैं, जो वाकई चाहते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सफल हो, तो उन तक ये बात पहुँचे। क्योंकि देखिए एक जूनियर असिस्टेंट की पहुँच अपने ऑफिस के हेड से आगे नहीं होती है। और यहाँ पर एक और मसला है कि अगर मान लीजिए आप कहीं अपना मसला लेके किसी बड़े ऑफिसर के पास गए, वो आपका मसला बाद में सुनेगा, पहले आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे कैसे हो। अब अगर आप वहाँ पर नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? दूसरा कोई जाएगा, उसको बोलेंगे कि आप उनके क्या ठेकेदार हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये एक इसी को यही जो हर्डल्स है, ये कुछ एक ब्यूरोक्रेसी का जो सेक्शन क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से हमारे जो जूनियर असिस्टेंट्स हैं उनका फ्यूचर जो है दांव पे लगा हुआ है। जी, एनी स्पेसिफिक बर्निंग इशू रिगार्डिंग PM पैकेज एम्प्लॉइज? यही मेन इशू, इसका जो स्पेसिफिक इशू यही है कि अगर ये इनको विद इन दिस मंथ, ये 29 अप्रैल तक अगर इनका जो ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए, इसमें लास्ट टाइम और इनका क्योंकि इनके लैप्स हो जाएगा, और अगर लैप्स हो जाएगा तो वो लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। देखिए हम लोग APMCC के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे 2010 से इस बात की कोशिश की है कि ये जो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाए,
लेकिन क्या होता है कि एक जगह से हम क्लियर करते हैं, दूसरी जगह फंस जाते हैं, दूसरी जगह क्लियर करते हैं, तीसरी जगह फंस जाते हैं। पहले यहाँ पर ये था कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट में कुछ मंत्री जो थे वो हेल्प कर रहे थे, लेकिन कुछ मंत्रियों का भी जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव होता था। अब चूंकि जब से यूटी बनी है तो हमारा कहना ये है कि अगर यूटी बनी है तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है सेंटर के साथ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी यूटीज़ में एक प्रोसीजर है जो फॉलो करती है, एक सेट प्रोसीजर फॉलो करती है, एक टाइम बाउंड प्रोसीजर होता है, तो हमारे J&K में क्यों नहीं? और इसीलिए हम लोग पीछे गवर्नर साहब से भी मिले थे और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो ये जूनियर असिस्टेंट्स हैं जिनके जो पिछले जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट लेटर्स या इनको ज्वाइन करने को बोला था, तो इनको जो विदिन इस टाइम पीरियड में फटाफट इनके ऑर्डर्स इशू किए जाएं। और खास तौर से देखिए दूसरा जो है, जो एक टाइप इंस्टीट्यूट्स का या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स की प्रॉब्लम है, आप मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट बदल चुकी है, हिंदुस्तान बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, लेकिन हम अभी भी उन छोटी चीज़ों पे पकड़े हुए हैं कि आपको डिग्री चाहिए या आपको वो कितना काम कर सकता है ये चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 13 बार मतलब टॉप क्लास में टाइप टेस्ट पास किए हुए हैं, कंप्यूटर टेस्ट पास किए हुए हैं, उनको वो चीज़ नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर और वो भी है कितने का, 6 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, जो अगर आपके पास गवर्नमेंट के पास खुद ही कोई सिस्टम नहीं है, या तो गवर्नमेंट को सिस्टम बनाना चाहिए। वैसे किसी देखिए जो इंस्टीट्यूट पिछले 10 साल से 20 साल से 12 साल से चल रहे हैं, उनको अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना। अगर बच्चा जो है वहाँ से कंप्यूटर करके आता है, उसके बाद आपके टाइप टेस्ट में पास होता है, आपके रिटन टेस्ट में पास होता है, तो फिर उसका कसूर कहाँ होगा? तो दूसरी बात यह है कि आपने जब ये 8 महीने, अगर जनवरी लास्ट टाइम जो है, अगर मेरे पास कुछ जो डाटा है, 28 अप्रैल 2020 को ये लिस्ट इशू हुई थी। उसके बाद वो लिस्ट जाती है DM RRR के पास, DM RRR के वहाँ से रिकमेंडेशन जाती कि ठीक है, आप इनको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को उन्होंने भेजा कि आप इनको रिक्रूट कर लीजिए। लेकिन 7-8 महीने एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन में इन्होंने गंवा दिए। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जाता है कि आप इसमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वापस डायरेक्टर को कहते हैं कि भाई ये आपका काम है, आप क्योंकि जो अथॉरिटी है तो आप इनकी वेरिफिकेशन कीजिए। इसी कम्युनिकेशन में 7-8 महीने निकल गए। अब अगर आज की डेट में अब उनको फिर उसके बाद उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू की गई। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर्स भी क्यों, अगर आपका लिस्ट जो है, जिन्होंने मान लीजिए आपने जब उनको बोला कि आप 21 डेज में ज्वाइन कर लीजिए, जिसने उस पीरियड में ज्वाइन किया गया है, उसका ज्वाइनिंग जो है वो तब से मानी जानी चाहिए जब से लिस्ट इशू हुई, क्योंकि गलती आपकी है। और आप ये देखिए, अभी तो जो जूनियर असिस्टेंट जो अभी उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन इनकी जो सीनियरिटी पे बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपके 7 महीने आप पीछे हो गए। आपका जो आपको अप्रैल या मई में आपकी अपॉइंटमेंट होनी थी, वो आपकी जनवरी 2021 में हो रही है। और उसके बाद उसमें भी कुछ जो और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये है अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, RDD है, ट्रांसपोर्ट है, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री है, इनके अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुए। लेकिन साथ में आपको मैं बताऊं कि आयरनी क्या है कि PHE है, PWD है, फूड है, जियोलॉजी, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इन्होंने कर दिया सेम इशू को, मतलब सेम इशू। जूनियर असिस्टेंट्स वही है। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स का क्लियर कर दिया, उनको एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि हम लोग अभी पीछे मिले थे गवर्नर साहब से, उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने कहा कि प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। और उसके बाद भी अगर नहीं निकलता, तो हमने पिछली बार भी बड़ा क्लियर कहा था कि अगर नहीं निकलता, अगर वही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरह गवर्नमेंट को वो एजिटेशंस चाहिए, तो APMCC पीछे नहीं हटेगी। 2016 की तरह फिर से एजिटेशन करनी पड़े तो हम लोग फिर तैयार हैं, फिर एजुकेशन करेंगे, लेकिन इनका करियर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जी किंग्सी भारती जी, एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि
कुछ समय से बात चल रही है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी। तो आपको क्या लगता है कि इन हालातों में कश्मीरी पंडितों की वापसी सही है, जहां अभी ये जो जॉब करने के लिए श्रीनगर गए हुए हैं एम्प्लॉयज़ की बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की, तो इनको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि ये अभी राइट टाइम है वापसी के लिए? देखिए, इसके लिए हमें किला सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। इवन यहाँ पर भी जे.एंड.के यूटी बनने के बाद भी, जो खास तौर से अगर आपको ध्यान हो, जो जे.एंड.के यूटी का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वेलकम किया था तो मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडित था, क्योंकि उनको लगा था कि अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरफेरेंस है तो अब शायद हमारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक भी नहीं लगता कि बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बेशक हम लोग जो है एक वोट बैंक नहीं है, लेकिन इस देश के रेजिडेंट्स हैं, इस देश के सिटीज़न हैं, और हमारे लिए वही कानून होने चाहिए जो बाकी लोगों के लिए है। लेकिन जहाँ तक रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात है, आप मुझे ये बताइए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ थे, देखिए ये रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन नहीं थी, ये कभी नहीं थी। लेकिन कुछ सेक्शन, फिर से वही कुछ सेक्शन ब्यूरोक्रेसी का, कुछ सेक्शन गवर्नमेंट का, इसको रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के साथ लिंक कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब ये रिक्रूटमेंट जो पीएम पैकेज आया था, ये स्पेशली एक रिलीफ था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत प्रॉपर्टीज़ गंवाई है, बहुत लोग हमने गंवाए हैं, हमने अपने करियर्स गंवाए हैं। जैसे मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने तो अपने करियर्स गंवाए, जो उस वक्त 20 साल के थे या 21 साल के थे, 22 साल के थे, उनका तो, क्योंकि 2010 तक तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला नहीं, वो तब तक ओवर एज हो गए, उनका तो सारा करियर ख़राब हो गया। ट्रेडर्स है, उनका ट्रेडर्स का कोई इशू कभी किसी ने उठाया नहीं। लेकिन अब चूंकि आपने 2010 में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने 2008 में ये पैकेज दिया, तो एक उम्मीद के साथ इसलिए दिया था कि ये एक तो रिलीफ है कि आपको कुछ एक रिलीफ पैकेज देंगे, जो आपकी जो नई जनरेशन है उनको एक एम्प्लॉयमेंट देंगे। दूसरा ये भी था कि एक आदत पड़ जाएगी कि आप दोबारा से इतने सालों के बाद कश्मीर जाना शुरू हो जाएंगे, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो हैं, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो एम्बेसडर्स ऑफ पीस हैं, एम्बेसडर्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं। और मैं मतलब दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 10 साल में उन लोगों ने जितना वहाँ पर अच्छा काम किया है, जितना मतलब अच्छा एक सौहार्द के साथ वो वहाँ पर बैठे हैं, कभी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना तो उनको आई और ना ही उन्होंने कभी क्रिएट की। तो एक माहौल बन गया था। लेकिन माहौल बनने के बाद अगर गवर्नमेंट ही उसमें हर्डल्स क्रिएट करे, तो मुझे बताइए कि जब आप एम्प्लॉयज़ जो पिछले 2010 से वहाँ पर है, उनका जीवन आप स्मूथ नहीं कर सकते। उनके पास अभी एकोमोडेशन इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि अभी कुछ कैंप्स हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, जो पीएम पैकेज में है या नॉन पीएम पैकेज में है, उनके पास रेजिडेंसेस नहीं है। और जो किराए पे रहते हैं, उनका किराया इतना ज़्यादा है कि उनकी आधी सैलरी किराए में चली जाती है। अच्छा, दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है कि जो हमारे, चूँकि यहाँ पर फीमेल फोक जो है वो काफ़ी तादाद में रिक्रूट हुआ है, तो उनकी जो खास तौर से जो मैरिड लेडीज़ हैं, उनके बच्चे, उनका घर ये जम्मू में है। जब भी कभी उनको जम्मू आना होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं कि आज अगर आप जो एक फीमेल है, अगर वो चाइल्ड केयर लीव भी मांगे, तो उसको भी ऑफिसर ऐसा देखता है कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। जबकि आप मुझे ये बताओ, जो आपका हक है, जो आपको गवर्नमेंट, जो लीगल, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है, अगर एक चाइल्ड केयर एक हक है, तो उसमें मतलब एक उसके मिन्नतें क्यों करनी पड़ेंगी? अगर 2 साल का या जितने भी 700 कुछ दिन का चाइल्ड केयर होता है, तो अगर जब उसको चाहिए, तो वो लेडी को पता है कि मुझे चाइल्ड केयर लीव कब चाहिए। लेकिन उसमें भी हमारे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं, वो हमेशा उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने तो जाना है भाई, आप मुझे बताओ, आपका त्यौहार है, आपकी शिवरात्रि है, आपका पान है, आपका डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें, और हमारे में तो ज़्यादा लेडीज़ का एक इसमें हाथ रहता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, तो उनको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमेशा सर्कुलर्स निकलते जाते हैं कि भाई आप स्टेशन छोड़ के विदाउट स्टेशन परमिशन नहीं जाएं। और मैं आपको बताऊं, ये एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जब आप कहते हैं स्टेशन परमिशन की जो इशू सर्कुलर निकलता है, वो स्पेसिफिक टारगेट पीएम पैकेज होता है, क्योंकि उनको पता है जो लोकल वहाँ पर जॉब करता है उसको स्टेशन परमिशन की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जॉब्स हैं, वो अगर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाएगा तो आपको कहाँ पता चलेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक हरासमेंट है कि नहीं, कश्मीरी जो माइग्रेंट है वो चूंकि यहाँ पे आए हैं, अगर वो वापस गया तो उसको अफसर को स्टेशन परमिशन चाहिए। ये चीज़ें हम कब से उठा रहे हैं कि भाई स्टेशन परमिशन का इशू। अच्छा, कुछ लोगों ने पिछली बार जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तब भी ये चीज़ें खत्म कर दी थी कि भाई आप इनको स्टेशन परमिशन मत मांगिए, इनका घर है वहाँ पर, इनको जाना है वहाँ पे, या चाइल्ड केयर लीव है। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स है। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स का एक ऑर्डर निकल चुका है कि भाई इनको जो स्पाउस के डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, अगर वो वाइफ के डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहे या वाइफ हस्बैंड के डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहे, लेकिन उस चीज़ को भी बहुत सारे भी ऐसे केसेस हैं जिनको नहीं किया जा रहा। तो जब आप एम्प्लॉयज़ जो एक एम्बेसडर्स थे जिनको वहाँ पर जाके बसना था और जिनकी वजह से उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार जो जाते हैं उनके पास, वो जब आ सकते थे और वो अगर मतलब वो देखते कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत ही स्मूथली रह रहे हैं, तो वो लोग भी एक इंटरेस्ट उनमें क्रिएट हो जाता, तो वो वापस जाते। लेकिन जब भी वो देखते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। फीमेल्स में हमें आप देखेंगे पिछले 10 साल में बीपी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि घर बट गए हैं। तो वो अगर वो घर बटने वाली जो बात है वो अगर इस गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये देखिए एक ऐसा पैकेज है, ये ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग पोस्ट्स है, इसमें गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन फिर भी एक ब्लैंकेट डिसीजन कभी नहीं लेती। हमेशा हर आदमी एपीएमसीसी के पास नहीं आएगा या किसी और सोशल एक्टिविस्ट के पास नहीं जाएगा कि आप हमारा केस रिजॉल्व करो, और हर आदमी की इतनी पहुंच नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए, उनको वो चीज़ें देनी चाहिए ताकि बाकी कम्युनिटी जो है वो एनकरेज हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जिस तरह से अभी तक चल रहा है, तो ये एक तरीका है, इसका तरीका कुछ और है जो शायद गवर्नमेंट अभी भी उस चीज़ पे नहीं चल रही। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी पार्टी का क्या कहना है इस बारे में, रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपका मत क्या है इसमें? देखिए, रिटर्न पॉलिसी में सबसे पहले तो जो हमारा जो मैंने अभी आपको बोला, सबसे पहले तो जब आप कहीं भी जाते हैं ना, जब किसी एक्सपेडिशन पे जाना होता है या किसी नई जगह जाना होता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एक फॉरवर्ड पार्टी भेजते हैं। तो वो ये जो पीएम पैकेज थे ये हमारे फॉरवर्ड पार्टी थी जी। फॉरवर्ड पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि वहाँ पर माहौल ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, वहाँ पर चीज़ें ठीक है। लेकिन हमारी फॉरवर्ड पार्टी के साथ ही इतने सारे इश्यूज हो गए हैं कि जो बाकी कम्युनिटी है वो डिस्करेज हो गई है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को अब चाहिए कि एक डायरेक्ट जो ग्राउंड लेवल पार्टीज़ हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लीडरशिप जो कश्मीरी पंडित लीडरशिप है, उनके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखे, उनके साथ उनका डायरेक्ट फीडबैक ले, बजाय इसके कि वो ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा डिपेंड रहें। देखिए, ब्यूरोक्रेसी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें 100% ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट है या 100% ब्यूरोक्रेसी गलत है, लेकिन होता क्या है कि एक ब्यूरोक्रेट का एक अपना सोचने का एक तरीका होता है, और एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट होता है, लीडर होता है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मासेस के साथ कांटेक्ट में होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों मिल के बैठें और एक दूसरे का फीडबैक लें और उस पर काम करें, तो ही रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन हो सकती है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती कहेंगे जी हम कल जगती उठा के या पुरखू कैंप उठा के मुठी कैंप वालों को एक नोटिस देंगे, चलो जी आपके लिए हमने यहाँ पर कहीं पे हमने कैंप बसा दिया, आप चले जाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। किंग्सी जी, मैं आपको यहाँ एक बार रोकना चाहूँगा कि मेरे मन में एक सवाल आया है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जगती में उन लोगों से बात की जाए? आपको ये नहीं लगता कि बातचीत बाहरी तौर पे हो रही है, अमेरिका से लोग आके बात कर रहे हैं आगे पीछे से, लेकिन उनसे बात नहीं हो रही कि वो क्या चाहते हैं? देखिए, मैं वही आपको जो मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कौन करते हैं, चाहे वो आपके कैंप्स हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ जो सोसाइटी के साथ जो अपनी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कश्मीर में रह के जो काम कर रहे हैं, कश्मीर में रह के जो रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। मैं किसी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि कोई अमेरिका से बात करें या कहीं यूरोप से बात करें, क्योंकि वो भी हमारे ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनको भी कंसर्न है। लेकिन गवर्नमेंट को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए।
गवर्नमेंट सिर्फ एक सेक्शन को पकड़ ले कि भाई आप यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस तरह से काम नहीं होगा। और ये रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन तब तक नहीं होगी। डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन वो है जब आप जो कम्युनिटी की लीडरशिप है, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, ग्राउंड लेवल लीडरशिप है, उनके साथ बैठ के, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ बैठ के, और ब्यूरोक्रेसी को अपना एक जो ईगो जो है वो छोड़ देना चाहिए, वो एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी जो है सरकार बदल चुकी है, एक माहौल बदल गया है, गवर्नमेंट एक अलग अंदाज से काम कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोड़ के जब तक वो आपस में बैठ के उनसे फीडबैक लेके और उसके बाद जो पॉलिसी आप बनाते हैं, वो पॉलिसी जब तक आप उन लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं अगर जलती में रहता हूँ या मैं मुठी में रहता हूँ या कहीं पुरखू में रहता हूँ, तो जब तक मुझे आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि भाई आपको हम वहाँ भेजेंगे और ऐसे भेजेंगे, ये हम आपको दे रहे हैं, तब तक आप रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर सकते। दूसरा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, वो मैंने पिछली बार भी एक आर्टिकल लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी मिसलीडिंग द एलजी। उसमें कुछ लोग जो हैं, जो एलजी साहब हैं, उनको गलत फीड कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम एक बयान आया था कि हमने 6000 पोस्टें दी है, जबकि 6000 पोस्टें 2008 में दी गई थी। और अभी वो चीज़ें जो है ना, उससे क्या होता है कि डिस्ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है गवर्नमेंट के प्रति, कि भाई गवर्नमेंट शायद अपना एक काम चलाना चाहती है, वो हम मतलब एक पूरी तरह से हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही। तो मुझे लगता है कि वो जब तक गवर्नमेंट उन लोगों से बात नहीं करेगी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़ दे, और सभी जो जितने भी ग्राउंड लेवल लीडरशिप है, जो कम्युनिटी लीडरशिप है, जो एक्चुअल कम्युनिटी लीडरशिप है, वो कहीं के भी हो, वो जो जम्मू में माइग्रेंट रह रहे हैं या जम्मू से बाहर हिंदुस्तान में कहीं रह रहे हैं या बाहर के देशों में भी रह रहे हैं, जब तक उन लोगों से बात करके, क्योंकि देखिए हमने कहाँ जाना है ये हम डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट हमें ये नहीं कह सकती। अब जैसे बहुत बार बयान आता है कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन होगी और सब अपने अपने गाँव में जाएंगे। भाई मुझे अपने गाँव नहीं जाना है, तो आप मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो? मेरे गाँव का आदमी जो है वो उठ के शहर चला गया है, तो मुझे क्यों फोर्स किया जाएगा कि मैं गाँव रहूँ? या मैं अगर गांव में रहना चाहूँ तो मुझे क्यों फोर्स किया जाएगा कि मैं आप शहर में रहूँ? तो वो चीज़ें जो है, जब तक ये सब चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी, जब तक इसको सिंसेरिटी से नहीं लिया जाएगा, तब तक रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है और वहाँ पर सिंसेरिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंसेरिटी वहाँ पर है, लेकिन क्या है कि वो जो डाउन द लाइन चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि चूँकि अब ये एक यूटी बन चुका है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट सुपरविजन में रखना चाहिए और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ पॉलिसी बना के जो उनके फेवर में हो और जो उनको एक्सेप्टेबल हो, वो पॉलिसी बना के तब रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉसिबल हो सकता है। हाँ, किंगसी जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अहम मुद्दे पे आज बात की।